नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। और कल एक एक चीज तय हो गया, लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है। मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आप जान लीजिए, आप सब काहे के लिए बिना मतलब का हल्ला कर रहे हैं? हम तो आपको बता देते हैं, हम आप लोगों का देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्र पर वोटिंग संपन्न हो गई। मतदान को लेकर मतदाताओं में खास उत्साह देखने को मिला। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक राज्य की 20 विधानसभा सीटों पर 70.87% मतदान हुआ। तो वहीं बस्तर में मतदान को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि कई जगहों पर सीआरपीएफ ने मतदाताओं को रोकने की कोशिश की है। बघेल ने इसे लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी चाहे जिसे आगे कर ले, जीतेंगे तो हम ही। सीएम भूपेश ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि केंद्र की भाजपा सरकार का असली चरित्र यही है। चुनाव में कांग्रेस के सामने टिक नहीं पा रहे हैं तो सीआरपीएफ के जवानों को आगे कर दिया है। मतदाताओं को रोकने की यही अकेली शिकायत नहीं है। बस्तर में जगह जगह से ऐसी शिकायतें मिली है, लेकिन जनता जब साथ हो तो भाजपा चाहे जिसे आगे कर ले, जीतेंगे हम ही। वहीं अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में है। पहली यात्रा की सफलता को देखते हुए कांग्रेस राहुल की यात्रा 2.0 पर विचार कर रही है। खबरों की माने तो कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच हो सकती है। राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक की यात्रा करेंगे। इस बार यात्रा सिर्फ पैदल नहीं होगी, बल्कि यात्रा में वाहनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस यात्रा के रूट का ऐलान कांग्रेस नेता नाना पटोले ने 8 अगस्त को ही किया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सितंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की योजना बना रही है। फिलहाल अब तक इस यात्रा की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान फिलहाल ये तय करने में जुटा हुआ है कि इस बार की पदयात्रा किन राज्यों से होकर गुजरने वाली है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम चुनाव से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में इस तरह की यात्रा बेहद अहम हो जाती है। बता दें, राहुल गांधी पहली भारत जोड़ो यात्रा के लिए तमिलनाडु की कन्याकुमारी से 7 सितंबर को चले थे, जिसका समापन 30 जनवरी को हुआ था। 145 दिन चली इस यात्रा ने करीब 3570 किलोमीटर का सफर तय किया। इस यात्रा ने 14 राज्यों की सीमा को छुआ। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 सभाओं को भी संबोधित किया, 100 से ज्यादा बैठकें की और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान चलते हुए 275 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया, जबकि रुककर 100 के करीब चर्चाएं की। यात्रा के दौरान राहुल ने बेरोजगारी और असमानता जैसे अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों को समझने व हल निकालने को भी अहम बताया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में परिवार नियोजन का जिक्र किया तो बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। इतना ही नहीं, बीजेपी की एक एमएलसी भी फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद उनके बचाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आ गई। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का विरोध करने वाली बीजेपी को खूब खरी खोटी सुना दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि इस महोदया के आंखों में आंसू आने के कारण सेक्स एडुकेशन नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक गणना है। इनकी आंखों में आंसू उस दिन क्यों नहीं आया जब मणिपुर में बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र करके परेड कराया गया। उस दिन तो ये गांधारी बनकर दुशासन रूपी भाजपा राज का गुणगान कर रही थी। रोहिणी आचार्य यहीं नहीं रुकी, उन्होंने मोदी पर निशाना साधा और आसाराम के साथ एक उनकी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि क्यों नहीं इसका आका ही कभी आसाराम के चरणों में तो कभी गुरु राम रहीम के चरणों में लेटकर ऐसा ज्ञान पाया कि अपने मुख्यमंत्री काल में नाबालिग बहन बेटियों की जासूसी किया करता था। रोहिणी आचार्य के इन आरोपों के बाद बीजेपी अपना बचाव कैसे करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। अब हम ले चलते हैं आपको सलीम चावला बुर्राक हर्बल रेमेडीज़ के रूहे रवां। अभी तक हमने कई मरीज़ों को आप तक पहुंचाया है, देखा है, और फिर आप देखिए एक और मरीज़ जो बहुत दूर से आए हैं और उनको असर हुआ है और उन्होंने अपनी कैफियत खुद बयान की है आपके सामने। आपका नाम क्या है भाई? तहसील अहमद। तहसील अहमद, कहाँ से आए? निजामाबाद से। निजामाबाद से। आपको क्या तकलीफ था? मेरे जबान में बहुत अपने तकलीफ थी। अभी कितना देर में आराम हुआ? 5 मिनट में आराम हो गया। एकदम आराम हो गया? हाँ। अच्छा, आप निजामाबाद से आए, आपका मोबाइल नंबर बोलो। हाँ। 9963 877 220 निजामाबाद। ठीक, हैदराबाद के बाद निजामाबाद। चलो ठीक है, जाओ, ठीक होगा, जाओ। हमास युद्ध के बीच इजरायली सेना का समर्थन करने को लेकर तुर्की ने कोका कोला और नेस्ले के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों के हवाले से बताया कि तुर्की की संसद ने इन दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स को अपने रजिस्टरों से हटा दिया है। इसे लेकर जारी बयान में कहा, यह फैसला लिया गया है कि इजरायल का समर्थन करने वाली कंपनियों के सामान संसद परिसर में रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और टी हाउस में नहीं बेचे जाएंगे। संसद अध्यक्ष नुमान कर्टुलमस की ओर से ये निर्णय लिया गया था, मगर कंपनियों की पहचान उजागर नहीं की गई थी। हालांकि संसदीय ने बताया कि कोका कोला पेय पदार्थ और नेस्ले इंस्टेंट कॉफी मेन्यू से हटा दिए गए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया, यह फैसला जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया। सूत्रों के मुताबिक संसद अध्यक्ष का रवैया जनता के आक्रोश के प्रति उदासीन नहीं रहा है। उन्होंने संसद में कैफे और रेस्टोरेंट के मेन्यू से इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को हटाने का फैसला लिया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर तुर्की के कार्यकर्ताओं की ओर से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। इजरायली वस्तुओं और पश्चिमी कंपनियों के बहिष्कार की अपील की गई। साथ ही इन दोनों कंपनियों का नाम भी लिया गया जिन्हें वो इजरायल के समर्थक के तौर पर देखते हैं। गौरतलब है कि तुर्की की सरकार ने गाजा में इजरायल के हमले की निंदा की। साथ ही यरूशलेम के लिए पश्चिमी समर्थन पर भी उसने सवाल उठाए। इस बीच देश में 10 लाख फिलिस्तीनियों को शरण देने पर राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच समझौते की रिपोर्टों का खंडन किया गया। तुर्की में कई विपक्षी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एर्दोगन पैसे के बदले 10 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थियों को तुर्की में स्वीकार करने के लिए सहमत हुए। दुष्प्रचार से निपटने के लिए प्रशासन के केंद्र ने एक बयान में कहा। नेतन्याहू के बयान का हवाला देते हुए कुछ सोशल मीडिया पर साझा की गई रिपोर्ट में कहा गया कि हम सहमत हैं कि 10 लाख फिलिस्तीनी तुर्की के नागरिक बन जाएंगे और बदले में $2 अरब मिलेंगे। ये सच नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन दावेदार विवेक रामास्वामी ने विदेश नीति को लेकर बड़ा दावा किया है। रामास्वामी ने कहा कि अगर वो देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका दूसरे देशों की लड़ाई में दखल नहीं देगा।
उन्होंने कहा कि वो अपनी गैर हस्तक्षेपवादी विदेश नीति को अपने चुनाव अभियान का मुख्य मुद्दा बनाएंगे। विवेक रामास्वामी ने कहा कि वो खुद को विदेशी युद्ध में उतारने के लिए सबसे कम संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश करना चाहते हैं। वोटर्स को आश्वस्त करने के लिए वो तीसरी रिपब्लिकन प्राइमरी डेट की पूर्व संध्या पर मायामी में औपचारिक रूप से एक प्रतिज्ञा पेश करेंगे, जिसमें वो गैर हस्तक्षेपवादी विदेश नीति सिद्धांतों को रखेंगे। विवेक रामास्वामी ने कहा कि अगर वो रिपब्लिकन उम्मीदवारी और बाद में 2024 के आम चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ जीत हासिल कर लेते हैं तो उन्हें सभी राजनीतिक नियुक्तियों को शपथ पर साइन करना जरूरी होगा। वो अन्य निर्वाचित अधिकारियों को भी हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे। रिपब्लिकन प्राइमरी में चौथे स्थान पर चल रहे विवेक रामास्वामी ने कहा, यह विशेष रूप से मेरे प्रशासन में नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए अग्नि परीक्षा होगी और हमारे अपने समर्थकों के लिए एक स्पष्ट संकेत होगा। रामास्वामी ने कहा कि इस प्रतिज्ञा में 3 व्यापक नीतिगत स्थितियां शामिल होंगी। इन पर साइन करने वालों को सहमत होना चाहिए। ये 3 नीतियां होंगी। तीसरे विश्व युद्ध से बचना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य। युद्ध कभी प्राथमिकता नहीं है, केवल एक जरूरत है। अमेरिकी नीति निर्माताओं का एकमात्र कर्तव्य अमेरिकी नागरिकों के प्रति है। विवेक रामास्वामी और रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की दावेदारी निक्की हेली के बीच विदेश नीति को लेकर तनातनी चल रही है। विवेक रामास्वामी ने कहा कि निक्की हेली अपने आक्रामक विदेश नीति के रुख के कारण अमेरिका को खूनी संघर्ष में घसीटने का जोखिम उठाती है। निक्की हेली ने यूक्रेन और इजराइल को सैन्य सहायता भेजने का पक्ष लिया है, जिसका विवेक रामास्वामी ने विरोध किया है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस दोनों ने यूक्रेन को सैन्य या मानवीय सहायता दिए जाने का विरोध किया है। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।